सीएम बनते ही आतिशी मरलेना पर कोर्ट की गाज गिर गई है। आतिशी नहीं, उनके साथ अरविंद केजरीवाल की भी कोर्ट ने मुश्किलें खड़ी कर दी हैं। दोनों नेताओं को कोर्ट ने 3 अक्टूबर को पेश होने का आदेश दिया है। मामला बीजेपी के खिलाफ झूठी खबरें फैलाने का है। केजरीवाल और आतिशी मरलेना सहित कई नेताओं ने यह अफवाह फैलाई थी कि बीजेपी ने मतदाता सूची से अग्रवाल समाज के लोगों के नाम कटवा दिए हैं। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने भाजपा नेता राजीव बब्बर की ओर से अग्रवाल मतदाताओं के नाम कटवाने के आरोप लगाने के खिलाफ आपराधिक मानहानि मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी और पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को समन जारी किया है। एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट प्रियंका राजपूत ने आतिशी और केजरीवाल को 3 अक्टूबर को कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया है। दिल्ली हाई कोर्ट ने 2 सितंबर को इस मामले में ट्रायल कोर्ट की ओर से जारी समन के खिलाफ अरविंद केजरीवाल की ओर से दायर याचिका खारिज कर दी थी। 28 जनवरी 2020 को राउज एवेन्यू कोर्ट के सेशंस कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल समेत आम आदमी पार्टी के 4 नेताओं को मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट की ओर से जारी समन के आदेश के खिलाफ दायर याचिका खारिज कर दी थी। बीजेपी नेता राजीव बब्बर ने कोर्ट में याचिका दायर कर चारों के खिलाफ दिल्ली में मतदाता सूची से अग्रवाल मतदाताओं के नाम कटवाने का आरोप लगाने के खिलाफ आपराधिक मानहानि का मुकदमा दायर किया है। 16 जुलाई 2019 को मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट की कोर्ट ने इस मामले में केजरीवाल को जमानत दी थी। राजीव बब्बर ने आरोप लगाया है कि सोशल मीडिया पर केजरीवाल ने लोगों को बीजेपी के खिलाफ भड़काने का प्रयास किया। दिल्ली में अग्रवाल समाज के लोगों का वोटर लिस्ट से नाम हटाने के मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के बयान के खिलाफ आपराधिक मानहानि की याचिका दायर की गई है। याचिका में केजरीवाल के अलावा आतिशी मरलेना, मनोज कुमार और सुशील कुमार गुप्ता को भी आरोपी बनाया गया है। अग्रवाल समाज के लोगों का वोटर लिस्ट से नाम हटाने को लेकर बीजेपी और आम आदमी पार्टी के नेताओं के बीच आरोप प्रत्यारोप लगाए गए थे। बीजेपी पर निशाना साधते हुए आम आदमी पार्टी के नेताओं और खुद अरविंद केजरीवाल ने कहा कि भाजपा ने दिल्ली के कुल 8 लाख बनिया वोटरों में से 4 लाख के नाम क्यों कटवा दिए? जवाब दीजिए। भाजपा की नोटबंदी और जीएसटी जैसी गलत नीतियों की वजह से व्यापारियों के धंधे चौपट हो गए, इसलिए बनिए इस बार भाजपा को वोट नहीं दे रहे तो क्या इसका मतलब आप उनके वोट कटवा देंगे? ऐसे जीतोगे। अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट तानिया बामनियाल ने आरोप और आरोपित व्यक्तियों की उपस्थिति पर बहस के लिए मामले को 3 अक्टूबर के लिए सूचीबद्ध किया है। आरजीकर मेडिकल कॉलेज में ट्रेनी डॉक्टर रेप और हत्या मामले में टीएमसी शुरू से अंत तक मामले को निपटाने में जुटी थी। डॉक्टर के पोस्टमार्टम से लेकर अंतिम क्रिया होने तक हर बात की निगरानी टीएमसी के नेता लगातार करते रहे। यहां तक कि पीड़िता डॉक्टर के पोस्टमार्टम के वक्त एक टीएमसी नेता खुद को पीड़िता का चाचा बताकर पोस्टमार्टम जल्दी करने का दबाव बना रहा था। उसने पोस्टमार्टम करने को कहा भी कि अगर जल्दी नहीं किया तो खून की नदियां बह जाएंगी। इस बात का खुलासा बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने किया है। सीबीआई से पूछताछ के बाद एक डॉक्टर के हवाले से शुभेंदु अधिकारी ने यह खुलासा किया है। अधिकारी के इस दावे से टीएमसी बैकफुट पर पहुंच गई है और उसने इस मामले पर चुप्पी साध ली है। शुभेंदु अधिकारी ने एक्स पर लिखा कि आरजीकर मेडिकल कॉलेज में बलात्कार और हत्या की शिकार हुई जूनियर महिला डॉक्टर का पोस्टमार्टम करने वाली फॉरेंसिक टीम के सदस्य डॉक्टर अपूर्वा विश्वास को सीबीआई ने तलब किया था। पूछताछ के बाद बाहर निकलते समय उन्होंने पत्रकारों के सामने एक बड़ा खुलासा किया है। उन्होंने बताया कि वहाँ एक व्यक्ति था जो खुद को पीड़िता का चाचा बता रहा था और धमकी दे रहा था कि अगर पोस्टमार्टम दिन के अंत तक पूरा नहीं हुआ तो खून की नदी बहा दी जाएगी। शुभेंदु अधिकारी ने आगे बताया कि यह व्यक्ति टीएमसी का पूर्व पार्षद है। उन्होंने लिखा कि ये व्यक्ति कौन है? ये व्यक्ति संजीव मुखर्जी है। वो पानीहाटी नगर पालिका के पूर्व सीपीएम पार्षद हैं जो बाद में टीएमसी में शामिल हो गया और पानीहाटी विधायक निर्मल घोष का करीबी बन गया। शुभेंदु ने आरोप लगाया कि डॉक्टर के अंतिम संस्कार में जल्दबाजी बरती गई। उन्होंने ये भी कहा कि यहाँ के स्थानीय विधायक निर्मल घोष भी शमशान घाट में डॉक्टर के अंतिम संस्कार के समय मौजूद थे। अधिकारी ने कहा कि घोष को इसका आदेश ममता बनर्जी से मिला था। शुभेंदु अधिकारी ने पीड़िता के अंतिम संस्कार की पर्ची भी पेश की और प्रश्न उठाया कि आखिर इस पर संजीव मुखर्जी के हस्ताक्षर क्यों हैं। उन्होंने बताया कि इसी पर्ची पर सोमनाथ डे नाम के एक आदमी का भी हस्ताक्षर है। इस इलाके में सोमनाथ डे नाम का एक और पूर्व टीएमसी पार्षद है। उन्होंने प्रश्न उठाया क्या दोनों एक ही हैं। शुभेंदु अधिकारी ने डॉक्टर अपूर्व विश्वास का एक वीडियो भी साझा किया है। इसमें डॉक्टर विश्वास बताते हैं कि अपने आप को पीड़िता का रिश्तेदार बताने वाला व्यक्ति डॉक्टरों और परिवार तक पर जल्दी पोस्टमार्टम का दबाव बना रहा था। डॉक्टर ने बताया कि वो पूर्व पार्षद है और मैं उनका नाम नहीं बता सकता।
डॉक्टर ने यह भी कहा कि वो व्यक्ति उस इलाके का पूर्व पार्षद है जहां पीड़िता का परिवार रहता है। इसके बाद शुभेंदु अधिकारी ने यह आरोप लगाए। इन आरोपों के बाद राज्य की ममता सरकार बैकफुट पर है। अभी इस मामले में कोई खंडन सामने नहीं आया है। ये भी साफ नहीं हुआ है कि संजीव मुखर्जी कौन है और क्या उसका सही में पीड़िता के परिवार से कोई रिश्ता है या फिर वो यहाँ प्रक्रिया को प्रभावित कर रहा था। इस मामले में अब तक जांच को प्रभावित करने, घटनास्थल से सबूत मिटाने, पीड़ित परिवार को पैसे की पेशकश करने समेत लापरवाही के आरोप सामने आ चुके हैं। अब इस नए आरोप की जांच में क्या सामने आता है, इससे साबित होगा कि क्या अंतिम संस्कार में भी दखल दिया गया। एमबीबीएस में एनआरआई कोटे के बहाने मोटा माल कमाने का भगवंत मान सरकार का पूरा खेल ही सुप्रीम कोर्ट ने खराब कर दिया और साथ ही उसने याचिका को सुनने तक से इनकार कर दिया। असल में पंजाब में एमबीबीएस की सीटें एनआरआई के लिए आरक्षित हैं, लेकिन उगाही के लिए इस कोटे में एनआरआई के आश्रितों को भी शामिल कर लिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में याचिका सुनने से मना कर दिया और हाईकोर्ट के आदेश को बरकरार रखा। पंजाब सरकार ने एनआरआई कोटे से दाखिले में करीबी रिश्तेदारों और आश्रितों को शामिल किया था, जिसे हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया था। आज सुप्रीम कोर्ट ने भी पंजाब सरकार को आड़े हाथों लिया। चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बेंच ने इसे पैसा उगाही करने का तरीका बताया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये पूरी तरह से धोखाधड़ी है कि मेरिट वाले छात्र दाखिला नहीं ले पा रहे और लोगों को अपने एनआरआई मामा, चाचा, मौसा तक के नाम पर एडमिशन दे दिया जाए। पिछले महीने पंजाब सरकार ने एनआरआई कोटे में ये बदलाव किया था। बाबा फरीद यूनिवर्सिटी और हेल्थ साइंसेज ने चंडीगढ़ और पंजाब राज्य की ओर से मेडिकल यूजी कोर्सेज में एडमिशन के लिए प्रोस्पेक्टस जारी किया था। इसमें यूजी कोटा की अंतिम तिथि 16 और पंजाब राज्य के लिए 15 अगस्त बताई गई थी। याचिका में कहा गया कि प्रदेश सरकार ने फॉर्म सबमिट होने के बाद 20 अगस्त को एडमिशन प्रोसेस चेंज कर दिया था। इसके अलावा एनआरआई कोटे के नियमों में बदलाव किया था। आरोप है कि एनआरआई कोटे की सीटें खाली रहने पर अन्य उम्मीदवारों को एनआरआई कोटा के जरिए एमबीबीएस में एडमिशन दे दिया गया था। याचिकाकर्ताओं ने अपनी याचिका में कहा था कि 22 अगस्त को एक नोटिफिकेशन जारी हुआ था और इसके बाद संस्थान ने एनआरआई कोटा 15% कर दिया था। आरोप है कि BR अम्बेडकर स्टेट इंस्टीट्यूट मेडिकल साइंस मोहाली में एमबीबीएस की जनरल सीटें कम कर दी गई थीं। इसे एनआरआई कोटा बना दिया गया। आरोप है कि जो प्रोस्पेक्टस जारी हुआ था उसके अनुसार एडमिशन नहीं हुए हैं, उसे बीच में ही बदल दिया गया था। इस समय पंजाब में एनआरआई कोटे की एमबीबीएस की लगभग 185 सीटों पर बीडीएस की 196 सीटें हैं। वहीं पंजाब के मेडिकल कॉलेजेस में एनआरआई के लिए सीटें पहले से ही आरक्षित हैं। कर्नाटक के सीएम सिद्धरमैया की कुर्सी खतरे में पड़ गई। कर्नाटक हाईकोर्ट ने मुख्यमंत्री सिद्धरमैया की याचिका खारिज कर दी। इस याचिका में सीएम ने मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण यानी मूडा साइट आवंटन मामले में उनके खिलाफ जांच के लिए राज्यपाल थावरचंद गहलोत की मंजूरी की वैधता को चुनौती दी थी। अदालत ने कहा कि राज्यपाल को व्यक्तिगत शिकायत के आधार पर मामला दर्ज करने की अनुमति देने का अधिकार है। हाईकोर्ट ने सिंगल बेंच की ओर से राहत न मिलने के बाद मुख्यमंत्री सिद्धरमैया अब डबल बेंच के सामने अपील कर सकते हैं। सिद्धरमैया से जुड़े सूत्रों की माने तो सीएम इसकी तैयारी कर रहे हैं। कर्नाटक हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने उनकी ये याचिका खारिज कर दी है। उन्होंने मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण साइट आवंटन मामले में उनके खिलाफ जांच के लिए राज्यपाल को मंजूरी की वैधता को चुनौती दी थी। अदालत ने कहा कि राज्यपाल को व्यक्तिगत शिकायत के आधार पर मामला दर्ज करने की अनुमति देने का अधिकार है। सीएम के डबल बेंच में अपील करने पर इस पिटीशन की सुनवाई पूरी होने तक निचली अदालत में सुनवाई पर रोक लगाने की अपील की जा सकती है। अगर डबल बेंच याचिका को सुनवाई के लिए स्वीकार कर लेता है तो सिद्धरमैया को राहत मिल जाएगी। सीएम कैंप ने ये साफ कर दिया है कि अगर डबल बेंच ने भी राहत नहीं दी तो सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया जाएगा और तब तक सिद्धरमैया इस्तीफा देने के मूड में नहीं है। लेकिन हाईकोर्ट के फैसले के बाद से कर्नाटक की सियासत गर्म हो गई है। विपक्षी बीजेपी जहां सिद्धरमैया के इस्तीफे की मांग कर रही है, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस में सीएम बनने की लाइन में लगे नेताओं ने पार्टी पर दबाव बनाना शुरू कर दिया है। सिद्धरमैया ने 17 अगस्त को गवर्नर की ओर से जारी आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम की धारा 17 के तहत जांच की अनुमति और भारतीय नागरिक सुरक्षा की संहिता धारा 218 के अनुसार अभियोजन की स्वीकृति दी गई थी। धारा 17 सार्वजनिक अधिकारियों की ओर से आधिकारिक कार्यों का कर्तव्यों के निर्वहन में किए गए अनुशंसाओं या निर्णयों से संबंधित
अपराधों की जांच के लिए है। मुख्यमंत्री की याचिका में दावा किया गया था कि स्वीकृति का आदेश बिना उचित विवेचना के जारी किया गया, जो विधिक आवश्यकताओं का उल्लंघन करता है और संवैधानिक सिद्धांतों के विपरीत है। इसमें संविधान के अनुच्छेद 163 के तहत मंत्रिपरिषद की सलाह भी शामिल है, जो बाध्यकारी है। ये भी कहा गया कि स्वीकृति का विवादित आदेश दुर्भावना से भरा है और राजनीतिक कारणों से कर्नाटक की निर्वाचित सरकार को अस्थिर करने के लिए एक संगठित प्रयास का हिस्सा है। उच्च न्यायालय ने 12 सितंबर को मामले में अपनी पूरी सुनवाई कर ली थी और अपने आदेश को सुरक्षित रख लिया था। इसने बेंगलुरु की एक विशेष अदालत को आगे की कार्यवाही स्थगित करने और मुख्यमंत्री के खिलाफ कोई भी जल्दबाजी में कार्रवाई न करने का निर्देश दिया था। ये मामला उन आरोपों से संबंधित है कि सिद्धरमैया की पत्नी BM पार्वती को मैसूर के एक महंगे इलाके में मुआवजा स्थल आवंटित किया गया था। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। हरियाणा में विधानसभा चुनाव करीब है और कांग्रेस में अब तक कौन बनेगा सीएम का खेल चल रहा है। बात सीएम तक ही सीमित होती तो कोई बात नहीं होती, लेकिन अब कांग्रेस में डिप्टी सीएम पर भी दावेदार सामने आने लगे हैं। मतलब कि कांग्रेस के नेताओं में चुनाव जीतने से ज़्यादा सीएम और डिप्टी सीएम बनने की होड़ मची है। इस बीच कांग्रेस के सीनियर नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने भी बड़ा बयान दिया है। रणदीप सुरजेवाला ने कैथल में मुख्यमंत्री पद की इच्छा रखने के सवाल पर कहा कि हर आदमी के अंदर सीएम बनने की आकांक्षा होती है। उन्होंने कहा कि कुमारी शैलजा भी बड़ी नेता हैं। हम 3 आदमी मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार हैं, कुमारी शैलजा, भूपेंद्र सिंह हुड्डा और मैं खुद। हालांकि रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा कि कोई चौथा भी मुख्यमंत्री हो सकता है। हम तीनों के अलावा किसी और का भी अधिकार हो सकता है। कांग्रेस की जीत के बाद हरियाणा का सीएम कौन होगा, ये तो पार्टी का आलाकमान तय करेगा। राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे फैसला लेंगे। वो जो भी तय करेंगे हमें स्वीकार्य होगा। मुख्यमंत्री पद को लेकर कुमारी शैलजा ने स्पष्ट रूप से बयान दिया कि वो फिर से अपनी दावेदारी ठोकेंगी। साथ ही उन्होंने डिप्टी सीएम बनने से भी साफ इनकार कर दिया। सिरसा सांसद कुमारी शैलजा ने कहा कि मुख्यमंत्री पद का दावा कोई बीता हुआ कल नहीं है जो लौट कर नहीं आ सकता। भूपेंद्र सिंह हुड्डा से अदावत की वजह से कुमारी शैलजा चुनाव प्रचार छोड़ घर बैठ गई थीं और कई दिनों की चुप्पी के बाद उन्होंने मुंह खोला तो फिर से सीएम पर अपना दावा ठोक दिया। हालांकि अब तक कुमारी शैलजा पूरी ताकत से पार्टी का प्रचार कर भी नहीं रही हैं। इस बीच रणदीप सिंह सुरजेवाला ने खुद को सीएम पद का दावेदार बताकर एक और नई मुसीबत खड़ी कर दी है। माना यह जा रहा है कि इन नेताओं की दावेदारी की वजह से कांग्रेस को चुनाव में नुकसान उठाना पड़ सकता है। फिलहाल कांग्रेस बिना सीएम फेस के चुनाव लड़ रही है, लेकिन पार्टी में उप मुख्यमंत्री को लेकर भी मारा मारी चल रही है। रेवाड़ी विधानसभा सीट से चुनाव लड़ रहे पूर्व विधायक चिरंजीव राव ने डिप्टी सीएम पद के लिए अपना दावा पेश किया था और इसके बाद फरीदाबाद NIT से कांग्रेस विधायक नीरज शर्मा ने भी उप मुख्यमंत्री बनने की इच्छा जताई है। नीरज शर्मा पूर्व मंत्री पंडित शिवचरण शर्मा के बेटे हैं। संविधान की प्रस्तावना में इंदिरा गांधी ने चुपके से सेक्युलरिज्म शब्द जोड़ दिया। ये मामला एक बार फिर से विवादों में आ गया। दरअसल तमिलनाडु के राज्यपाल RN रवि ने सेक्युलरिज्म को लेकर एक नई बहस छेड़ दी है। उन्होंने कहा कि भारत को सेक्युलरिज्म की ज़रूरत ही नहीं, ये तो यूरोप का कॉन्सेप्ट है। उनके इस बयान की कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दलों ने निंदा की है। CPM नेता वृंदा करात ने उनकी आलोचना करते हुए कहा कि ये बयान चिंताजनक है और बताता है कि उनके लिए संविधान का कोई खास मोल नहीं, लेकिन विपक्षी दल कहता है तो कहे। लेकिन हकीकत यह है कि मूल भारतीय संविधान में कहीं सेक्युलरिज्म शब्द का जिक्र नहीं था। खुद पंडित नेहरू इसके खिलाफ थे, लेकिन संविधान की प्रस्तावना में सेक्युलर शब्द जोड़े उनकी ही बेटी इंदिरा गांधी ने। तमिलनाडु के गवर्नर RN रवि के बयान ने सेक्युलरिज्म पर एक नई बहस शुरू कर दी है। उन्होंने कहा कि भारत को सेक्युलरिज्म की कोई दरकार नहीं है, ये तो यूरोप का एक विचार है। उन्होंने कहा कि इस देश के लोगों के साथ बहुत सारे फ्रॉड किए गए, इनमें से एक ये भी है। सेक्युलरिज्म की गलत व्याख्या जो उन्होंने करना चाहा है। सेक्युलरिज्म का क्या मतलब है? सेक्युलरिज्म एक यूरोपियन कंसेप्ट है, ये भारतीय अवधारणा नहीं है। रवि ने आगे कहा कि यूरोप में सेक्युलरिज्म इसलिए आया क्योंकि चर्च और राजा के बीच में लड़ाई थी। भारत कैसे धर्म से अलग रह सकता है? सेक्युलरिज्म एक यूरोपियन कंसेप्ट है और इसे वहीं रहने दीजिए। भारत में सेक्युलरिज्म की कोई ज़रूरत ही नहीं। संविधान सभा के सदस्य प्रोफेसर KT शाह ने 15 नवंबर 1948 को बाकायदा ये मांग कर डाली थी कि संविधान में सेक्युलरिज्म शब्द डाला जाए, सेक्युलर, फेडरलिस्ट, सोशलिस्ट शब्द जोड़ा जाए। लेकिन उनके इस प्रस्ताव पर सहमति नहीं बनी। पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भी सेक्युलर शब्द जोड़ने के खिलाफ थे।
संविधान सभा की बहस में सेक्युलर शब्द को प्रस्तावना या फिर संविधान का हिस्सा बनाने का सबसे मुखर विरोध करने वालों में पंडित नेहरू और डॉक्टर BR अम्बेडकर थे। दोनों ही सेक्युलरिज्म शब्द के कट्टर पैरोकार थे, लेकिन सेक्युलर शब्द को संविधान में शामिल करने के उतने ही प्रबल विरोधी। डॉक्टर अम्बेडकर की दलील थी कि सेक्युलर शब्द को शामिल करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पूरा संविधान ही सेक्युलर स्टेट के कॉन्सेप्ट पर है, जिसका मतलब है धर्म के आधार पर किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं और सभी नागरिकों को एक समान अधिकार। 1976 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के कार्यकाल में संविधान की प्रस्तावना में सेक्युलर और सोशलिस्ट शब्द जोड़ा गया। 42वें संशोधन में संविधान की प्रस्तावना में भारत का वर्णन संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य से बदलकर संप्रभु समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य कर दिया गया। तब इस बदलाव को लेकर इंदिरा गांधी की मंशा पर सवाल उठे थे। उन पर राजनीतिक फायदा लेने का आरोप लगा था। सियासत में हर किसी को मौके की तलाश होती है और जैसे ही मौका मिलता है कोई उससे चूकता नहीं। अब यही मौका प्रशांत भूषण को मिल गया। ऐसे में वे कहाँ चूकने वाले थे भला। उन्होंने एक झटके में अरविंद केजरीवाल और ख़ास तौर से आतिशी मरलेना से अपना हिसाब चुकता कर लिया। आतिशी ने मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद CM पद का पदभार संभाल लिया। इस दौरान आतिशी ने CM ऑफिस में मौजूद कुर्सी को अरविंद केजरीवाल की कुर्सी बताकर उस पर बैठने से इनकार कर दिया और उसी के पास में दूसरी कुर्सी लगाकर मुख्यमंत्री के तौर पर कार्यभार संभाला। उन्होंने कहा कि जिस तरह भरत जी ने भगवान राम की खड़ाऊ संभाल कर रखी और 14 साल तक कार्यभार संभाला, उसी तरह मैं भी अगले 4 महीने तक जिम्मेदारी संभालूंगी। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री की कुर्सी अरविंद केजरीवाल की है। जब तक वो CM के तौर पर वापस नहीं आ जाते, ये कुर्सी यहीं रहेगी और उनका इंतज़ार करेगी। आतिशी के इस बयान की जितना विपक्षी दलों ने आलोचना की, उतना ही सोशल मीडिया यूज़र्स ने भी। इन सब के बीच आम आदमी पार्टी के पूर्व नेता और सुप्रीम कोर्ट के वकील प्रशांत भूषण ने आतिशी पर तंज कसा है। उन्होंने कहा आतिशी केजरीवाल की चप्पलें भी CM की कुर्सी पर रख सकती हैं और कह सकती हैं कि चप्पलें ही सरकार चला रही हैं। असल में आतिशी की आम आदमी पार्टी में एंट्री प्रशांत भूषण और योगेंद्र यादव ने ही करवाई थी, लेकिन जब योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण की केजरीवाल से ठन गई तो पाला बदलकर आतिशी मरलेना केजरीवाल के खेमे में चली गई और एक तरह से योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण के साथ दगाबाजी की। भाजपा की दिल्ली इकाई के प्रमुख वीरेंद्र सचदेवा ने आतिशी को आलोचना करते हुए कहा कि ये मुख्यमंत्री पद का अपमान है। भाजपा नेता ने कहा कि आतिशी ने जो किया वो आदर्श नहीं बल्कि आचरण से उन्होंने न केवल मुख्यमंत्री पद का अपमान किया बल्कि दिल्ली के लोगों की भावनाएं भी आहत की हैं। अरविंद केजरीवाल को जवाब देना ही चाहिए कि क्या वो रिमोट कंट्रोल से सरकार चलाएंगे। वहीं कांग्रेस की दिल्ली इकाई के अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने कहा कि केजरीवाल की कुर्सी खाली रखने के अपने कदम से आतिशी ने खुद को एक कठपुतली मुख्यमंत्री साबित कर दिया। उन्होंने कहा कि मुझे इस बात पर सख्त आपत्ति है कि भ्रष्टाचार के मामले में जेल में बंद रहे एक व्यक्ति की तुलना भगवान राम से की जा रही है। आतिशी ने सारी हदें पार कर दी हैं और खुद को एक कठपुतली मुख्यमंत्री के रूप में पेश किया। उत्तर पूर्वी दिल्ली से भाजपा सांसद मनोज तिवारी ने आरोप लगाया कि आम आदमी पार्टी ने एक बार फिर संविधान का अपमान किया और ये साबित कर दिया कि आतिशी एक कठपुतली मुख्यमंत्री हैं। उन्होंने कहा कि जब कार्यालय में मुख्यमंत्री हो तो खाली कुर्सी का क्या मतलब। ये दिखाता है कि वो एक कठपुतली मुख्यमंत्री हैं और ये संविधान का घोर अपमान है।